नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है मम्मी, मेरा अपने पत्नी के साथ अमेरिका जाना ज़्यादा ज़रूरी है, पापा का इलाज कराना नहीं। अमेरिका से हमारे बेटे सत्यम का फ़ोन था। फ़ोन सुनकर सौरभ बालकनी की तरफ चले गए। क्या कहा होगा सत्यम ने फ़ोन पर, मैं दुविधा में थी। फिर थोड़ी देर तक सौरभ के वापस आने का इंतज़ार कर मैं भी बालकनी में चली गई। सौरभ खोए खोए से बालकनी में खड़े बाहर बारिश को देख रहे थे। मैं भी चुपचाप जाकर सौरभ की बगल में खड़ी हो गई। ज़रूर कोई खास बात होगी, क्योंकि सत्यम के फ़ोन अब कम ही आते थे। वह पिछले 5 साल से अमेरिका में था। इससे पहले वह मुंबई में नियुक्त था। अमेरिका से वह इन 5 सालों में एक बार भी भारत नहीं आया था। सत्यम उन संतानों में था जो माता पिता के कंधों पर पैर रखकर सफलता की छलांग तो लगा लेते हैं, लेकिन छलांग लगाते समय माता पिता के कंधों को कितना झटका लगा यह देखने की जहमत नहीं उठाते। थोड़ी देर में सौरभ के कुछ बोलने की प्रतीक्षा करती रही, फिर धीरे से बोली, क्या कहा सत्यम ने? सत्यम की नौकरी छूट गई है, सौरभ निर्विकार भाव से बोले। नौकरी छूट जाने की खबर सुनकर मैं सिहर गई। यह ख्याल हमें काफ़ी समय से अमेरिकी अर्थव्यवस्था के हालात के चलते आ रहा था। आज हमारा वही डर सच हो गया था। हमारे लिए हमारा बेटा जैसा भी था, लेकिन अपने परिवार के साथ खुश है, सोचकर हम शांत थे। अब क्या होगा? होगा क्या, वह वापस आ रहा है। सौरभ की नज़रें अभी भी बारिश पर टिकी हुई थी। शायद वह बाहर की बरसात के पीछे अपने अंदर की बरसात को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहे थे। और कहाँ जाएगा? सौरभ के दिल के भावों को समझते हुए भी मैंने अनजान ही बने रहना चाहा। क्यों? अगर हम मर गए होते तो किसके पास आता वह? उसकी बीवी के भाई बहन हैं, मायके वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे सहायता मांगे। यहाँ हमारे पास क्या करने आ रहा है? बोलते बोलते सौरभ का स्वर कटु हो गया था। हालांकि सत्यम के प्रति मेरा दिल भी फिलहाल भावनाओं से उतना ही रिक्त था, लेकिन माँ होने के नाते मेरे दिल की मुसीबत के समय में सौरभ का उसके प्रति इतना कटु होना थोड़ा खल गया। ऐसा क्यों कह रहे हो? आखिर मुसीबत के वक्त वह अपने घर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? घर? कौन सा घर? उसने इस घर को कभी घर समझा भी है? तुम फिर उसके लिए सोचने लगी। तुम्हारी ममता ने बार बार मजबूर किया है मुझे। इस बार मैं मजबूर नहीं होऊंगा। जिस दिन वह आएगा घर से भगा दूंगा, कह दूंगा कि इस घर में उसके लिए अब कोई जगह नहीं है। सौरभ मेरी तरफ मुँह करके बोले। उनकी आंखों के बादल भी बरसने को थे। चेहरे पर बेचैनी, उद्विग्नता, बेटे के द्वारा अनदेखा किया जाना, लेकिन उसके दुख से दुखी भी, गुस्सा आदि सब कुछ एक साथ परिलक्षित हो रहा था। सौरभ, रेलिंग पर रखे उनके हाथ को धीरे से मैंने अपने हाथ में लिया तो सुहाने मौसम में भी उनकी हथेली पसीने से तर थी। सौरभ की हिम्मत के कारण मैं इस उम्र में भी निश्चिंत रहती थी, लेकिन उनको कातर, बेचैन या कमज़ोर देखकर मुझे असुरक्षा का एहसास होता था। सौरभ, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलकर सो जाओ, कल सोचेंगे क्या करना है। मैं उनको सांत्वना देती हुई अंदर ले गई। मुझे सौरभ के स्वास्थ्य की चिंता हो जाती थी, क्योंकि उनको एक बार दिल का दौरा पड़ चुका था। सौरभ चुपचाप बिस्तर पर लेट गए। मैं भी 0 पावर का बल्ब जलाकर उनके बगल में लेट गई। दोनों चुपचाप अपने अपने विचारों में खोए हुए न जाने कब तक छत को घूरते रहे। थोड़ी देर बाद सौरभ के खर्राटों की आवाज़ आने लगी। सौरभ के सो जाने से मुझे चैन मिला, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज सत्यम को हमारी ज़रूरत पड़ी तो उसने बेधड़क फ़ोन कर दिया कि वह हमारे पास आ रहा है। और क्यों ना आए, बेटा होने के नाते उसका पूरा अधिकार है। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इसी तरह बेधड़क बेटे के पास जाने का हमारा अधिकार क्यों नहीं है? क्यों संकोच व झिझक हमारे कदम रोक लेती है कि कहीं बेटे की गृहस्थी में हम अनचाहे से न हो जाएं, कहीं बहू हमारा यूं लंबे समय के लिए आना पसंद न करे। सत्यम और नीमा ने अपने व्यवहार से जाने अनजाने हमेशा ही हमें चोट पहुंचाई है। माता पिता की बढ़ती उम्र से उन्हें कोई सरोकार नहीं रहा। हमें कभी लगा ही नहीं कि हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है और अब हम अपनी शारीरिक व मानसिक ज़रूरतों के लिए उस पर निर्भर हो सकते हैं। जब जब सहारे के लिए बेटे बहू की तरफ हाथ बढ़ाया, तब तब उन्हें अपने से दूर ही पाया। कई बार मैंने सौरभ व अपना दोनों का विश्लेषण किया कि क्या हम में ही कुछ कमी है, क्यों नहीं सामंजस्य बन पाता है हमारे बीच में।
लगा कि एक पीढ़ी का अंतर तो पहले होता था, इस नई पीढ़ी के साथ तो जैसे पीढ़ियों का अंतराल हो गया है। इसी तरह के ख्यालों में डूबी मैं अतीत में विचरण करने लगी। सत्यम अपने पापा की तरह पढ़ने में होशियार था। पापा के समय में ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, इसलिए जो कुछ भी हासिल हुआ धीरे धीरे वह लंबे समय के बाद हुआ। लेकिन सत्यम को उन्होंने अपनी क्षमता से बढ़कर सुविधाएं दी, उसकी पढ़ाई पर क्षमता से बढ़कर खर्च किया। सत्यम मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़े ओहदे पर था। शादी भी उसी हिसाब से बड़े घर में हुई। नीमा भी नौकरी करती थी। अपने छोटे से साधारण फ्लैट जिसमें सत्यम को पहले सभी कुछ दिखता था, नौकरी व शादी के बाद कमियां ही कमियां दिखाई देने लगी। जब जब छुट्टी पर आता कुछ न कुछ कह देता। कैसे रहते हो आप लोग इस छोटे से फ्लैट में? ढंग का ड्राइंग रूम भी नहीं है। मम्मी मुझे तो शर्म आती है यहाँ किसी अपने जानने वाले को बुलाते हुए। यह किचन भी कोई किचन है? नीमा तो इसमें चाय भी नहीं बना सकती। पहले साफ सुथरा लगने वाला फ्लैट अब गंदगी का ढेर लगता था। फिर सप्लाई का पानी पीने से उनका पेट खराब होने लगा। तो जब भी सत्यम या उसका परिवार आता तो मैं बाजार से पानी की बोतल मंगा कर रखने लगी। लेकिन लाइट चली जाती तो उन्हें इन्वर्टर की कमी खलती, गर्मी में एसी व कूलर की कमी अखड़ती, तो सर्दी में एक अच्छे ब्लोवर की कमी, मतलब कि कमी ही कमी। नाश्ते में सब कुछ चाहिए, पर सत्यम और नीमा कभी यह नहीं सोचते कि जिन सुविधाओं के बिना उन्हें 2-4 दिन भी बिताने भारी पड़ जाते हैं, उन्हीं सुविधाओं के बिना माता पिता ने पूरी जिंदगी कैसे गुजारी होगी और अब बुढ़ापा कैसे गुजार रहे होंगे। सत्यम पर क्षमता से अधिक खर्च न कर क्या वे अपने लिए छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं नहीं जुटा सकते थे? पर उस समय तो लगता था कि हमारा बेटा लायक बन जाएगा तो हमें क्या कमी है, 100 सुविधाएं जुटा देगा वह हमारे लिए। सत्यम कभी नहीं सोचता था कि वह जूस पी रहा है तो माता पिता को बुढ़ापे में एक कप दूध भी है या नहीं, ज़रूरी दवाओं के लिए पैसे है या नहीं। उसका तो यही एहसान बड़ा था कि वे दोनों इतने व्यस्त रहते हैं। इसके बावजूद जब छुट्टी मिलती है तो वे उनके पास चले आते हैं, नहीं तो किसी अच्छी जगह घूमने भी जा सकते हैं। सत्यम का परिवार जब भी आता उनको सुविधाएं देने के चक्कर में मैं अपना महीनों का बजट बिगाड़ देती। उनके जाते ही फिर उनके अगले दौरे के लिए संचय करनी शुरू कर देती। सौरभ की जानकारी में जब यथा कदा ये बातें आती तो उनका पारा चढ़ जाता, पर माँ होने के नाते मैं उनको शांत कर देती। लगभग 5 साल पहले सत्यम मुंबई में नियुक्त था। उसी दौरान सौरभ को हार्ट अटैक पड़ा। डॉक्टर ने एंजियोग्राफी कराने के लिए कहा। पूरी प्रक्रिया व इलाज पर आने वाले खर्चे को सुनकर मैं सन्न रह गई। ऐसे समय तो सत्यम ज़रूर आगे बढ़कर अपने पिता का इलाज कराएगा, यह सोचकर मैं सत्यम को फ़ोन की। मेरे साथ तो कोई था भी नहीं जो भाग दौड़ कर पाता। खर्चे की तो बात ही अलग थी, लेकिन सत्यम की बात सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई थी। मम्मी, एक दूसरी कंपनी में मुझे बाहर जाने का मौका मिल रहा है। इस समय तो मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकता, मुझे जल्दी ही अमेरिका जाना पड़ेगा। रही खर्चे की बात तो थोड़ा बहुत तो भेज सकता हूँ मम्मी, पर इतना रुपया मेरे पास कहाँ। बेटे की आधी बात सुनकर ही मैंने फ़ोन रख दिया। अस्पताल में जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे उस इंसान के जीवन के प्रति सत्यम के हृदय में ज़रा भी मोह नहीं, जो उसका जन्मदाता है, जो जीवन भर नौकरी कर के लिए अपने लिए मूलभूत सुविधाएं भी नहीं जुटा पाया, इसलिए कि बेटे की सफलता की तरफ बढ़ते कदमों पर रंच मात्र भी रुकावट न आए। आज उसी पिता के जीवन के लिए कोई चिंता नहीं, जिए तो जिए और मरे तो मरे। न आवाज़ में कंपन और न यह चिंता कि कहीं पिता दुनिया से न चले जाएं। जिस बेटे को उनके जीवन का मोह नहीं, उससे रुपए पैसे की सहायता भी क्यों लेनी है। लेकिन इलाज के लिए रुपए तो चाहिए ही थे। सौरभ ने एक छोटा सा प्लॉट सस्ते दामों में शहर के बाहर खरीदा हुआ था। अब वह अच्छी कीमत में बिक सकता था, लेकिन सौरभ यह सोचकर कि सत्यम उस पर अच्छा सा सुख सुविधापूर्ण घर बनवाएगा, नहीं बेचना चाह रहे थे। फिर उस समय उन्होंने अपने एक परिचित से कहा कि वह उस ज़मीन को ले ले और उसे इस समय रुपए दे दे। उस परिचित ने भी ज़मीन सस्ती मिलती देख उन्हें रुपए दे दिए। उस समय उन्हें लगा बेटे के बजाय ज़मीन खरीदना शायद ज़्यादा हित कर रहा, जो इस मुसीबत में उनके काम आया। इधर सौरभ के ऑपरेशन का दिन फिक्स हुआ, उधर सत्यम अमेरिका के लिए उड़ गया। वहाँ से पिता का हाल चाल जानने के लिए फ़ोन आया तो उसकी आवाज़ से इस बात का कोई मलाल नहीं था कि वह अपने पिता के लिए कुछ कर नहीं पाया।
तब से 5 साल हो गए। सत्यम और उनका संपर्क लगभग खत्म सा हो गया था। उसके फ़ोन यदा कदा ही आते जो नितांत औपचारिक होते। और आज जब मंदी की चपेट में आकर सत्यम की नौकरी छूट गई तो वह उनके पास आ रहा है। मुसीबत में इस असुविधापूर्ण गंदे छोटे से फ्लैट की याद उसे अमेरिका जैसे शानो शौकत वाले देश में भी आखिर आ ही गई, जहां वह लौट कर जा सकता है। अब कैसे रहेंगे सत्यम, नीमा व उनके बच्चे यहाँ? कैसे बनाएगी नीमा इस किचन में चाय, जहाँ पानी जब आए तब काम करना पड़ता है? मैं यही सोच रही थी, न जाने कब तक छत पर नजरें गड़ाए मैं अपने विचारों के आरोह अवरोह में चढ़ती उतरती रही और सोचते सोचते कब नींद के आगोश में चली गई पता ही नहीं चला। सुबह नींद खुली तो सूरज छत पर चढ़ आया था। सौरभ बेखबर सो रहे थे। मैंने उनका माथा छूकर देखा और इत्मीनान से मुस्कुरा दी। जब से सौरभ को दिल का दौरा पड़ा है तब से उनकी तरफ से मन में अनजाना सा डर समाया रहता है कि कहीं सौरभ मुझे छोड़कर चुपचाप चले न जाएं। क्या होगा मेरा? मैं सौरभ के बिना नहीं जी सकती और जीऊंगी भी तो किसके सहारे? मैं हाथ मुंह धोकर चाय बनाकर ले आई, सौरभ को जगाया और दोनों ने मिलकर चाय पीने लगे। जिंदगी की सांझ में कैसे पति पत्नी दोनों अकेले रह जाते हैं, यही तो समय का चक्कर है। इसी जगह पर कभी हमारे माता पिता थे, अब हम हैं और कल हमारी संतान होगी। सीमित होते परिवार, कम होते बच्चे, पीढ़ी दर पीढ़ी अकेलेपन को बढ़ाए दे रही है। हर नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज़्यादा और जल्दी अकेली हो जा रही है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई लिखाई के कारण घर से जल्दी दूर चले जाते हैं। पर इसका एहसास युवावस्था में नहीं होता। मन में बेटे के परिवार के आने का कोई उत्साह नहीं था, फिर भी न चाहते हुए भी उनका कमरा ठीक करने लगी। बच्चे भी आ रहे हैं, कैसे रहेंगे, कितने दिन रहेंगे? मैं आगे का कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी। हाँ, इतना पक्का था कि 6 लोगों का खर्च सौरभ की छोटी सी पेंशन से नहीं चल सकता था। तब क्या होगा? रात को सत्यम का फ़ोन आया कि वह परसों की फ्लाइट से आ रहा है। फ़ोन मैंने ही उठाया। मैंने निर्विकार भाव से उसकी बात सुनकर फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन मैंने सौरभ से बैंक से कुछ रुपए लाने के लिए कहा। नहीं है मेरे पास रुपए, सौरभ बिफर गया। सौरभ प्लीज़ अभी तो थोड़ा बहुत दे दो, सत्यम भी यहाँ आकर चुप तो नहीं बैठेगा, कुछ तो करेगा। मैं अनुनय विनय करने लगी। सौरभ चुप हो गए। मेरी कातरता व्याकुलता सौरभ कभी नहीं देख पाते, हमेशा भरा पूरा ही देखना चाहते हैं। उन्होंने बैंक से रुपए लाकर मेरे हाथ में रख दिए। सौरभ तुम फिक्र मत करो, मैं थोड़े ही दिन में सत्यम को बता दूंगी कि हम उसके परिवार का खर्च नहीं उठा सकते। घर है, जब तक चाहे बसेरा कर ले, लेकिन अपने परिवार की जिम्मेदारी खुद उठाए, हमसे कोई उम्मीद न रखे। मेरे स्वर की दृढ़ता से सौरभ थोड़ा बहुत आश्वस्त हो गए। अगले दिन सत्यम को आना था। फ्लाइट के आने का समय हो गया था। हम एयरपोर्ट नहीं गए। अटैचियों से लदा फदा सत्यम परिवार सहित टैक्सी से खुद ही घर आ गया। सत्यम व बच्चे जब आंखों के सामने आए तो पल भर के लिए मेरे ही नहीं सौरभ की आंखों में भी ममता की चमक आ गई। 5 साल बाद देख रहे थे सबको। सत्यम और नीमा के मुरझाए चेहरे देखकर दिल को धक्का सा लगा। सत्यम ने पापा के पैर छुए और फिर मेरे पैर छूकर मेरे गले लग गया। साफ लगा, मेरे गले लगते हुए जैसे उसकी आंखों से आंसू बहना ही चाहते थे। आखिर राजपाट गंवाकर जो आ रहा था। माँ सिर्फ हाड़ मांस का बना हुआ शरीर ही तो नहीं है, माँ भावनाओं का असीम समंदर भी है। एक महीन सा अदृश्य धागा माँ से संतान का कहाँ और कैसे बंधा रहता है कोई नहीं समझ सकता। एक शीतल छाया जो तुमसे कोई भी सवाल जवाब नहीं करती, तुम्हारी कमियों के बारे में बात नहीं करती, हमेशा तुम्हारी खूबियां ही गिनाती है और कमियों को अपने अंदर आत्मसात कर लेती है। अपने किए का बदला नहीं चाहती। हर कष्ट के क्षण में मुंह से माँ का नाम निकलता है और दिमाग में माँ के होने का एहसास होता है। कष्ट के समय कहीं और आसरा मिले न मिले, पर वह शीतल छाया तुम्हें आसरा जरूर देती है। सुख में कैसे भूल जाते हो उसको, लेकिन जड़ें ही खोखली हो तो हल्के आधी तूफान में भी बड़े बड़े से दरख्त उखड़ जाते हैं। मेरे गले से लगा हुआ सत्यम शायद यही सब कुछ सोचता, अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पीने का कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने अपना संतुलन डगमगाने नहीं दिया। सत्यम को भी एहसास होना चाहिए कि जब गहन दुख व परेशानी के छड़ों में अपने हाथ खींचते हैं तो जिंदगी कितनी बेगानी लगती है। विश्वास नाम की चीज़ कैसे चूर चूर हो जाती है। बैठो सत्यम, उसे धीरे से अपने से अलग करती हुई मैं बोली।
अपना सामान कमरे में रख दो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कहकर अपने मने भावों को छिपाते हुए मैं किचन में चली गई। बच्चों ने प्रणाम किया तो मैंने उनके गाल थपथपा दिए। दिल छाती से लगाने को कर रहा था, पर चाहते हुए भी कौन सी अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही थी। चाय बना कर लाई तो सत्यम और नीमा सामान कमरे में रख चुके थे। नीमा ने मेरे हाथ से ट्रे ले ली, शायद पहली बार। वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठकर सबने चाय खत्म की। इतनी देर बैठकर सौरभ ने जैसे मेज़बान होने की औपचारिकता निभा ली थी, इसलिए उठकर अपने कमरे में चले गए। दोनों बच्चे भी थके थे, सो वे भी कमरे में जाकर सो गए। तुम दोनों भी आराम कर लो, खाना बन जाएगा तो उठा दूंगी। क्या खाओगे? कुछ भी खा लेंगे, और ऐसे भी थके नहीं हैं, नीमा खुद बना लेगी, आप बैठो। मैंने चौंक कर नीमा को देखा। उसके चेहरे पर सत्यम की कई बात से सहमति का भाव दिखा। वह वही नीमा है जो मेरे इतने असुविधापूर्ण किचन में चाय तक भी नहीं बना पाती थी। खाना बनाना तो दूर की बात है। कहते हैं प्यार में बड़ी शक्ति होती है, पर शायद मेरे प्यार में इतनी शक्ति नहीं थी, तभी तो नीमा को नहीं बदल पाई। लेकिन आर्थिक मंदी ने उसे बदलने पर मजबूर कर दिया। मेरे मना करने पर भी नीमा किचन में चली गई। वह भी उस किचन में जिसमें पहले कभी नीमा ने पैर भी न धरा था। उसका भूगोल भला उसे क्या पता था, इसलिए मुझे किचन में जाना ही पड़ा। सत्यम को आए हुए 2 दिन हो गए थे। हमारे बीच छिटपुट बातें ही हो पाती थीं। हम दोनों का उन दोनों से बातें करने का उत्साह मर गया था, और वे दोनों भी शायद पहले के अपने बनाए गए घेरे में कैद कसमसा रहे थे। सौरभ तो सामने ही बहुत कम पढ़ते थे। पढ़ने के शौकीन सौरभ अक्सर अपनी किताबों में डूबे रहते। अलबत्ता बच्चे ज़रूर हमारे साथ जल्दी ही घुल मिल गए, और हमें भी उनका साथ अच्छा लगने लगा। सत्यम बच्चों के दाखिले व अपनी नौकरी के लिए लगातार कोशिश कर रहा था। अच्छे स्कूल में 2 बच्चों के खर्चे सत्यम कैसे उठा पाएगा, मैं समझ नहीं पा रही थी। उसका परिवार अगर यहाँ रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे किराया ही तो नहीं देना पड़ेगा। नीमा उसी किचन में खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, उसी बदरंग से बाथरूम में कपड़े धो रही थी। हालांकि सुविधाओं की आदत होने के कारण सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। सत्यम रोज ही अपनी रिज्यूम लेकर किसी न किसी कंपनी में जाता रहता। आखिर उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई। कंपनियों को भी इस समय कुशल कर्मचारी कम तनख्वाह में हासिल हो रहे थे, तो वे क्यों ना इसका फ़ायदा उठाते। तनख्वाह बहुत ही कम थी। सोचा भी न था मम्मी, ऐसी बाबू जैसी तनख्वाह में कभी गुजारा करना पड़ेगा। सत्यम बोला। दिल हुआ कहूँ कि तेरे पिता ने तो ऐसी ही तनख्वाह में गुजारा करके तुझे इतने ऊंचे मुकाम पर पहुँचाया, तब तूने कभी नहीं सोचा। लेकिन उसके स्वर में उसके दिल की निराशा साफ झलक रही थी। माँ होने के नाते दिल में कसक हो गई। ठीक हो जाएगा सब कुछ, परेशान मत हो सत्यम। मंदी कोई हमेशा थोड़े ही रहने वाली है। एक न एक दिन तुम दोबारा अमेरिका चले जाओगे, उसी तरह बड़ी कंपनी में नौकरी करोगे। मेरी बात में सांत्वना तो थी ही, पर उनकी स्वार्थपरता पर करारी चोट भी थी। मैंने जता दिया था जिस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम पहले की ही तरह हमें हमारे हाल पर छोड़कर चले जाओगे। सत्यम कुछ नहीं बोला, निरीह नज़रों से मुझे देखने लगा, मानो कह रहा हो कब तक नाराज़ रहोगी। बच्चों का दाखिला भी उसने दौड़ भाग कर अच्छे स्कूल में करा दिया। इस स्कूल की फ़ीस तो काफ़ी ज़्यादा है सत्यम, इस नौकरी में तू कैसे कर पाएगा। बच्चों की पढ़ाई तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना मम्मी, उनकी पढ़ाई में विघ्न नहीं आना चाहिए। बच्चे अच्छे पढ़ जाएंगे, अच्छे निकल जाएंगे तो बाकी सब कुछ तो हो ही जाएगा। वह आश्वस्त था। लगा सौरभ ही जैसे बोल रहे हैं। हर पिता बच्चों का पालन पोषण करते हुए शायद यही भाषा बोलता है, पर हर संतान यह भाषा नहीं बोलती जो इतने कठिन समय में सत्यम ने हमसे बोली थी। मेरा मन एकाएक कसैला हो गया। मैं उठकर बालकनी में जाकर कुर्सी पर बैठ गई। भीषण गर्मी के बाद बरसात होने को थी। कई दिनों से बादल आसमान में चहलकदमी कर रहे थे, लेकिन बरस नहीं रहे थे। लेकिन आज तो जैसे कमर कसकर बरसने को तैयार थे। मेरा मन भी पिछले कुछ दिनों से उमड़ घुमड़ रहा था, पर बदरी थी कि बरसती नहीं थी। मन की कड़वाहट एकाएक बढ़ गई थी। 5 साल पुराना बहुत कुछ याद आ रहा था। सत्यम के आने से पहले सोचा था कि उसको यह ताना दूंगी, वह ताना दूंगी। सौरभ ने भी बहुत कुछ कहने को सोच रखा था, पर क्या कर सकते हैं, माता पिता ऐसा। वह भी जब बेटा अपनी ज़िंदगी में सबसे कठिन दौर से गुजर रहा हो। एकाएक बाहर बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैंने अपनी आंखों को छुआ तो वहाँ भी गीलापन था।
बारिश हल्की हल्की होकर तेज होने लगी और मेरे आंसू भी बेबाक होकर बहने लगे। मैं चुपचाप बरसते पानी पर निगाहें टिकाए अपने आंसुओं को बहते हुए महसूस करती रही। तभी अपने कंधे पर किसी का स्पर्श पाकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सत्यम खड़ा था, चेहरे पर कई भाव लिए हुए, जिनको शब्द दे तो शायद कई पन्ने भर जाएं। मैंने चुपचाप वहां से नजरें हटा दी। वह पास पड़े छोटे से मुड़े को खिसकाकर मेरे पैरों के पास बैठ गया। कुछ देर तक हम दोनों ही चुप बैठे रहे। मैंने अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास नहीं किया। मम्मी, क्या मुझे इस समय बच्चों को इतने बड़े स्कूल में नहीं डालना चाहिए था? मैंने सोचा, जो थोड़ी बहुत बचत है उनकी पढ़ाई का तब तक का खर्चा निकल जाएगा। हम तो जैसे तैसे गुजर बसर कर ही लेंगे जब तक मंदी का समय निकलता है। क्या मैंने ठीक नहीं किया मम्मी? सत्यम ने शायद बातचीत का सूत्र यहीं से थामना चाहा। आखिर पापा ने भी तो हमेशा मेरी पढ़ाई लिखाई पर अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया। सत्यम के इन शब्दों में बहुत कुछ था, लज्जा, अफसोस, पिता के साथ किए व्यवहार से, वह पिता के अथक प्रयासों व त्याग को महसूस करना आदि। तुमने ठीक किया सत्यम, आखिर सभी पिता यही तो करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पालते हुए अपने बुढ़ापे को नहीं भूलना चाहिए। वह तो सभी पर आएगा। संतान बुढ़ापे में तुम्हारा साथ दे न दे, पर तुम्हारा बचाया पैसा ही तुम्हारे काम आएगा। संतान जब दगा दे जाएगी, मझदार में छोड़कर नया आसमान तलाशने के लिए उड़ जाएगी, तब कैसे लड़ोगे बुढ़ापे के अकेलेपन से, बीमारियों से, कदम दर कदम नजदीक आती मृत्यु की आहट से? कैसे सत्यम, आखिर कैसे? बोलते बोलते मेरा स्वर व मेरी आंखें दोनों ही आर्द्र हो गए थे। मेरे इतना बोलने में कई सालों का मानसिक संघर्ष था। पति की बीमारी के समय जीवन से लड़ने की उनकी बेचारगी की कसमकस थी। अपनी दोनों की बिल्कुल अकेली सी बीती जा रही जिंदगी का अवसाद था, और शायद वह सब कुछ भी था जो मैं सत्यम को जताना चाहती थी कि जो कुछ उसने हमारे साथ किया, अगर इन क्षणों में हम उसके साथ करें। हर माता पिता अपनी संतान से कहना चाहते हैं कि जो हमारा आज है वही उनका कल है, लेकिन आज को देखकर कोई कल के बारे में कहाँ सोचता है, बल्कि कल के आने पर आज को याद करता है। सत्यम थोड़ी देर तक विचार शून्य सा बैठा रहा, फिर एकाएक प्रायश्चित करते हुए स्वर में बोला, मम्मी, मुझे माफ़ नहीं करोगी क्या? मैंने सत्यम की तरफ देखा। वह हक से माफ़ी भी नहीं मांग पा रहा था, क्योंकि वह समझ रहा था कि वह माफ़ी का भी हकदार नहीं है। सत्यम ने मेरे घुटनों पर सिर रख दिया। मम्मी, मेरे किए की सज़ा मुझे मिल रही है। मैं जानता हूँ कि मुझे माफ़ करना आपके व पापा के लिए इतना सरल नहीं है, फिर भी धीरे धीरे कोशिश करो मम्मी, अपने बेटे को माफ़ कर दो। अब कभी आप दोनों को छोड़कर नहीं जाऊँगा। मुझे यहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आप दोनों का बुढ़ापा अब अकेले नहीं बीतेगा। मैं हूँ आपका सहारा। अपनी जड़ों को अब और खोखला नहीं होने दूंगा। जो बीत गया मैं उसे वापस तो नहीं लौटा सकता, पर अब अपनी गलतियों को सुधारूंगा। कहकर सत्यम ने अपनी बाहें मेरे इर्द गिर्द लपेट ली, जैसे वह बचपन में करता था। मुझे भी माफ़ कर दो मम्मी, नीमा भी सत्यम की बगल में बैठती हुई बोली। हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है। पापा से भी कहिए कि वह हम दोनों को माफ़ कर दें। हमारा कृत्य माफ़ी के लायक तो नहीं है, पर फिर भी हमें अपनी गलतियां सुधारने का मौका दीजिए। कहकर नीमा ने मेरे पैर पकड़ लिए। दोनों बच्चे इस तरह से मेरे पैरों के पास बैठे थे। सोचा था अब तो जीवन यूं ही अकेला व बेगाना सा निकल जाएगा। बच्चे हमें कभी नहीं समझ पाएंगे, पर हमारा प्यार जो उन्हें नहीं समझा पाया, वह कठिन परिस्थितियां समझा गईं। बस करो सत्यम, जो हो गया उसे हम तो भूल ही चुके हैं। जब तुम सामने आए तो सब कुछ याद आ गया, पर माफ़ी मुझसे नहीं, अपने पापा से मांगो। बेटा, माँ का हृदय तो बच्चों के गलती करने से पहले ही उन्हें क्षमा कर देता है। कहकर मैं स्नेह से दोनों का सिर सहलाने लगी। सत्यम अपनी भूल सुधारने के लिए मेरे पैरों से लिपटा हुआ था। जाओ सत्यम, पापा अपने कमरे में हैं। दोनों उनको दोबारा खुरचे घावों पर मरहम लगाओ। मुझे विश्वास है कि उनकी नाराज़गी भी अधिक नहीं टिक पाएगी। सत्यम और नीमा हमारे कमरे की तरफ चले गए। मेरा दिल खुशी से सराबोर हो रहा था, लेकिन मन में एक कसक थी सौरभ को लेकर। मेरा मन कहाँ मानने वाला था। मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई। सत्यम जाते ही अपने पापा के पैरों में बैठ गया। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, आप लोगों के साथ मैंने बहुत गलत किया। अब मुझे उस गलती का एहसास हो गया है। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए।
सत्यम, अभी भी समय है, सोच लो। फिर अमेरिका की परिस्थितियां सही होंगी और फिर तुम्हारा समय बदलेगा तो यह माता पिता तुम्हें बेगाने लगेंगे। पापा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। आपके मन में जितनी भी दुख है सब मुझ पर निकाल लीजिए, मुझे मार दीजिए, मुझे डांट लीजिए, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। नीमा भी हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। इन दोनों के आंखों से आंसू बहने लगे। एक पिता का गुस्सा कितना भी तेज हो, लेकिन बच्चों की आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकता है। उन्होंने उठकर अपने बेटे को गले लगा लिया और बहू को आशीर्वाद देते हुए बोले, जवान होता बेटा एक पिता का दाहिना हाथ होता है और उसके चले जाने से पिता अपाहिज हो जाता है। आज तुम्हारे अपाहिज पिता को उसका हाथ वापस मिल गया बेटा। मैं दरवाजे पर से यह दृश्य देखकर वापस लौट पड़ी। मेरा मन मयूर की भांति पंख फैलाकर नाचने का कर रहा था। अकस्मात मेरा मन जैसे परम संतोष से भर गया था। बाहर बारिश पूरी तरह रुक गई थी। इस बारिश में सभी के मन का मैल धो गया था और घर में खुशियां ही खुशियां थी। सत्यम को माफ करने का फैसला उनके माता पिता का आपको कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।